3 यूनिट हमारी क्या हो चुकी हैं भाई, ख़त्म। ये सोचो अलग है, हम इनको अलग से रिवाइज करेंगे। इसको सुन लो। इसके लिए मैं एक नया, मैंने जो रात भर, मतलब मुझे तो सपनों में भी क्या तुम्हारी स्टडीज़ के बारे में ही सोचता हूँ। ये टॉपिक बिल्कुल नया है, सब लोग कान खोल कर सुन लें। ये टॉपिक क्या है? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको बहुत मज़ा ना आए, मतलब एक लेवल तक इन टॉपिक्स को पढ़ने में। अब मज़ा कब आएगा देखो, बिल्कुल इनिशियल फेज से एक एक लाइन ABCD तुम सीखो और सेल्फ ऑपरेट करने की कोशिश करो। अब बात आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यार जो करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है, क्या करती है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है अपने सराउंडिंग में, ठीक है। जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट लाएं तो वो अट्रैक्ट या रेपेल हो, ठीक है। तो वो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सा इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब क्या चीज़ है भाई? एक चार्ज है, एक क्या है? और वो भी तुम्हें कैसा दिख रहा है? रेस्ट में दिख रहा है। रेस्ट में दिख रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है भाई? 0 है। तो ये चार्ज जो है वो रेस्ट में है, मीन्स इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है? 0 है। अगर मैं किसी चार्ज की बात करूं तो वो अपने सराउंडिंग में सिर्फ क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर चार्ज रेस्ट में, किस में? रेस्ट में। अब चार्ज किस में आ गया? मोशन में आ गया। किस में आ गया? मोशन। और मोशन भी 2 तरीके का, देखो ये भी मोशन कर रहा है और ये भी मोशन कर रहा है। लेकिन ए मैडम, डोंट शो योर आर्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये दोनों के पास वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी यार 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या हो सकती है? कांस्टेंट का मतलब हुआ ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, ना ही क्या बदलेगी? डायरेक्शन बदलेगी। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? वेरी कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है? वेरी मतलब चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0 हो गया। क्या हो गया? एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ 0 नहीं हुआ, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन। बात क्लियर है? अब वो कहते हैं कि जब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो उस कंडीशन में एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एज वेल एज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब दोनों टाइप की फील्ड को जनरेट करता है। बात क्लियर हो गई? अब ये सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है। मींस अगर एक चार्ज रेस्ट में तो उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज लेकर आओगे, वो अट्रैक्ट या रेपेल होगा, ठीक है। उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अगर एक चार्ज मोशन में है, उसके बराबर में एक क्या लाओगे? चार्ज लाओगे तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट या रेपेल होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक मैग्नेट लाओगे, वो भी क्या करेगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन। एक मैग्नेटिक कंपास ले आए, ठीक है। अब ये कहानी हो गई। अब ये ऐसा क्या करता है? एक तो वो तो करेगा ही, क्योंकि मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। साथ साथ ये क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। क्या करता है? मतलब कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इमिट करता है। किसको? ठीक है। एनर्जी रेडिएशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लाइट वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एक्स रेज, गामा रेज, बहुत सारी रेज होती हैं, वो सब क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक पूरा चैप्टर है 3 मार्क्स के करीब आता है उसमें से, ठीक है। उसे हम पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला? कौन सा चार्ज? विच टाइप ऑफ चार्ज इज दिस? इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज। क्या बोलते हैं? तो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। क्या हुआ? तो वो हमसे पूछते हैं, देखो एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सा चार्ज? ये वाला? कौन सा वाला? ये वाला जो एक्सेलरेटेड चार्ज है। जो क्या है? एक्सेलरेटेड मतलब जिसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज हो रही है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आती है कि करंट, एक ऊस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये तुमने 10th में भी पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? 10th में। क्या करते हैं? अगर हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, तो हमारा ये कौन सा कंडक्टर है भाई? करंट कैरिंग कंडक्टर है। और इसके सराउंडिंग में हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दी है। क्या रख दी है? बैटरी से करंट निकल रही है। तो मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेट होती है, वो टाइनी मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक कंपास होती है, ठीक है। तो ये टाइनी मैग्नेट क्या करता है? डिफ्लेक्शन शो करता है। जैसे उसकी लाइन जो है वो नॉर्थ साउथ आपने ऐसे रखी, तो वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है इधर। ये क्यों होगा भाई? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही तो रेपेल या अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब इसने क्या किया? सराउंडिंग, ये जो कंडक्टर है ये क्या बन गया? एक मैग्नेट का सोर्स बन गया। मैग्नेटिक फील्ड का क्या बन गया? सोर्स बन गया। तो उसने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की, तो वो दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गई? इंटरेक्ट हो गई। क्या हो गई? इंटरेक्ट हो गई, ठीक है। तो जब इंटरेक्ट होती है तो दोनों ही मैग्नेट बन गए,
करंट कैरिंग कंडक्टर भी और ये मैग्नेटिक कंपास भी। तो ये क्या शो करेगी? डिफ्लेक्शन। तो पता चल गया इसने अपने सराउंडिंग में कौन सी फील्ड जनरेट कर दी? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सिर्फ क्या जनरेट करता है? प्रोड्यूसेस ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चला। जैसे भाई ये लोग तो बड़े महान लोग थे, तुम जैसे होते तो शायद कुछ भी नहीं करते, तुम तो निठल्ले बने ऐसे ही क्या करे रहते, बैठे रहते। ठीक है, इन्होंने देखा कि यार मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस होती है या करंट से मैग्नेट कैसे बनता है। ठीक है, तो भाई कुछ क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना मन में कि भाई हमें भी कुछ नई डिस्कवरी करनी है। आजकल सीबीएसई ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है भाई? इसकी स्टडी जो मैग्नेटिज्म हमने प्रोड्यूस की किसकी वजह से भाई? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब जो कह सकते हो जिस किसके वजह से फ्लो हुई? मूविंग चार्जेस या इलेक्ट्रॉन के वजह से, इलेक्ट्रॉन के मोशंस की वजह से। करंट का मतलब क्या हुआ? चार्ज मूव करेगा तभी तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उसके वजह से मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या चार्ज के मोशन की वजह से या इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, जिसमें दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रो एज वेल एज क्या? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक फील्ड होती थी और उसके अलावा ये लाई नहीं कर रही। अरे क्यों इतनी खराब सी बन रही है? मेरी राइटिंग इतनी खराब भी नहीं है। किसने कहा? नजर लग गई। चलो अब छोड़ो, कोई परेशानी नहीं। सही है, सुनो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो जाती थी। अब यार बात करें तो ये कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अब मैं अगर इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं? तो ध्यान रखना ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये काम की चीज़ें हैं। तो मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो उस पॉइंट पर मुझे किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसकी डायरेक्शन? ठीक है, जैसे किसकी डायरेक्शन मिलती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी, उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिलती। अब यहाँ किसकी मिल रही है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। जैसे उसके कॉमन है, जो उसके कॉमन है। ठीक है, तो उसमें क्या थी? ठीक है, देखो सबसे पहले वो क्लोज लूप नहीं बना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इमिट करती थी, नेगेटिव पे एंड हो जाती। लेकिन ये क्लोज लूप बनाती हैं क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से चल रही है और कहाँ जा रही है? आउटसाइड साउथ पर, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो पहली क्या? इमेजिनरी लाइंस है, इनके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो वो किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। दूसरी ये क्लोज लूप बनाती हैं। तीसरी वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती थी, ये भी क्या नहीं करती हैं? अगर उसमें भी बताया गया था अगर इंटरसेक्ट कर जाएं ये, ठीक है, तो हमें पता है कि ये पॉइंट है पी, अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो एक तो इस पे टेंजेंट आएगा ये वाला, एक ये डायरेक्शन मिल जाएगी, और यहाँ टेंजेंट आएगा ये वाला, तो ये डायरेक्शन मिल जाएगी। अब तुम देख रहे हो एक ही पॉइंट पर एक ही क्वांटिटी की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर देंगे। तो हमें थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आए तो वो अट्रैक्ट या क्या हो? रेपेल हो। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इमेजिनरी लाइंस का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, और उसके किसी पॉइंट पर क्या कर देगा? टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है। इन्हें क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तीसरी चीज़, ये क्लोज लूप बनाती हैं। आउटसाइड द मैग्नेट क्या चलती है? नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तीसरी चीज़, ये क्या करती हैं? इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लगभग कॉमन, मैंने तो इवन डेफिनेशन भी सेम लिखी है। ठीक है, वर्ड्स का इस्तेमाल जो किया है मैंने बिल्कुल सेम किया है ताकि तुम्हें याद करने में दिक्कत ना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें, रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, या तो मैग्नेट हो या सोर्स ऑफ मैग्नेट हो कोई और, जैसे इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसे मूविंग चार्ज भी क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या किया, उन किसी के भी सराउंडिंग में कोई ऐसा रीजन जिसमें कोई अदर मैग्नेट क्या करे? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो या मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस शो करे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या आती? अभी डेफिनेशन पढ़ी, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन क्या करने के लिए? टू रिप्रेजेंट या विजुलाइज अ मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली। कैसा? ग्राफिकली, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी हो कि कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, सच दैट टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है भाई? बी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ होती है फील्ड की। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पर क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, फिर किसकी बात कर रहे हैं? ये क्या करती हैं?
क्लोज लूप बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? बिकॉज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी वहां भी है, वो नहीं बनाती है। बिल्कुल यही सीक्वेंस लिखा गया है। ठीक है, रीजन पूछता है सीबीएसई क्यों नहीं बनाती है वो क्लोज लूप, तो क्या लिखते हैं वहां पर? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर क्या हो जाती हैं? टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, क्या नहीं करती है? नेवर क्रॉस ईच अदर लिखा। इफ दे डू सो देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ, जो कि क्या नहीं है? नॉट पॉसिबल। फिर इंटेंसिटी ऑफ द क्या? फील्ड, जैसे हमने वहां पढ़ा था। देखो यहाँ पर जो है वो फील्ड क्या है भाई? यहाँ स्ट्रॉन्गर है, यहाँ फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? वीक है। कैसे पता कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है और यहाँ क्या है? कम है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया है, ये लिखा दो। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, ठीक है, नंबर ऑफ किसके? फील्ड लाइंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया एट राइट एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक चीज और पढ़ी थी वहाँ, फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती थी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती है। ठीक, कौन बताएगा क्यों होती थी? चार्ज रेस्ट में रहे कंडक्टर। देखो पूरी बात बोला करो, अगर तुम किसी चीज को ना सीक्वेंशियली स्टडी करोगे तो कभी नहीं बोलोगे। तुमने कहा कि भाई कंडक्टर पे चार्ज रेस्ट में रहता है, अगर फील्ड लाइन परपेंडिकुलर लेंगे तो अलोंग द सरफेस जो फील्ड का कंपोनेंट है वो क्या होगा? जीरो। तो फोर्स लगने वाला भी क्या होगा? जीरो। इसलिए वो किस में रहेगा? रेस्ट में, जो होता है। ठीक है, अब ये जो होती हैं वो क्या नहीं होती हैं? सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या? कौन सी लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, ठीक है, एट एनी एंगल टू किसका? सरफेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के किसी भी एंगल से जा सकती हैं और आ सकती हैं। बात क्लियर हो गई? तो देखो चार प्रॉपर्टी वहां पड़ी, चार यहाँ पड़ी, लिटिल बिट डिफरेंसेस के साथ। ये कौन सी? इसमें वहां लूप क्या होता है? यहाँ वो क्रॉस करती हैं, ये भी करते हैं, नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी नहीं करती, वो भी नहीं करती। इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी, वहां भी क्या थी? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? सिर्फ 90 डिग्री से क्या करती थी? सरफेस का इमिट होती थी या उस पर टर्मिनेट होती थी। लेकिन ये क्या करती हैं? किसी भी एंगल के पर हो सकती हैं, किसी भी सरफेस ऑफ मैग्नेट के। जैसे मान लिया बायो-सैवर्ट, ठीक है, ये हमें बताता है किसके थ्रू? मैग्नेटिक फील्ड। ये बताता है हमसे सिर्फ एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया और उसका भी क्या ले लिया भाई? बोलो, एक छोटू सा एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया भाई? ये एलिमेंट ले, जिसको हम क्या कहते हैं? ये अपने सराउंडिंग में क्या कर रहा है? पी पॉइंट पर फील्ड जनरेट कर रहा है। ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस। भाई स्मॉल एलिमेंट है, और वो भी कौन सा? स्मॉल करंट, ठीक है, कैरिंग कंडक्टर। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है भाई? बोलो, डीबी। ठीक, वो कहते हैं कि ये किस किस फैक्टर पर क्या करती है? डिपेंड करती है। लॉ ये तो बताता है भाई कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके क्या है एक्सपेरिमेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बताई जाती है। जो लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई। तो उन्होंने कहा भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू किसके? बायोट एंड सेवर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो सबसे पहले होगा ये फील्ड आता भाई, ठीक है। हमें क्या लेना है? करंट कैरिंग एलिमेंट। पहले हमने कंडक्टर लिया, ठीक है, उसके बाद एक एलिमेंट लेना है। अब एलिमेंट क्या होना चाहिए भाई? इसका मतलब वो क्या होता है? बहुत स्मॉल, मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है बेटा? डीएल है। मुझे इससे किस पॉइंट पर फील्ड चाहिए? पी पॉइंट पर। तो फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल होगी। ठीक है, तो ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल कितना है? थीटा। तो जब ये थीटा है तो यहाँ पर अगर मैं फील्ड देखूंगा उसको मैं किससे लिखूंगा? डीबी से। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म होगी? वेक्टर होगी वैसे तो। इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो कहा कि भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग, देखो लॉज जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं?
एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन भाई हम यहाँ एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म कर नहीं रहे कि एक एलिमेंट जनरेट करें फिर उसके बाद फील्ड डिटेक्ट करें, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं बोर्ड पर, जब तो हम लॉजिकली क्या करेंगे, इसको सोच कर चलें, क्योंकि ऐसे भी खाली रीराइट करना क्या रहता है वो हमें याद नहीं रह पाती चीज़ें। तो हमने कहा कि यार ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, जो फील्ड है, तो करंट से क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है ना। तो जब करंट से प्रोड्यूस हो रही है तो ये जो फील्ड है वो करंट के क्या होगी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और एक एलिमेंट की लेंथ पर भी डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसके लेंथ के भी क्या हो गई भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेकिन बात किसके आती है, साइन थीटा, थीटा इज एंगल। हाँ अब सुनो, जैसे हम लेंथ की बात करें कि भाई मैं एक इतना छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, ठीक है, तो जो ये फील्ड लाइन्स है ना सर्कुलर पैटर्न में आएंगी, तो मैं एक एलिमेंट लूँगा तो क्या आएंगी, इतने पार्ट में जनरेट होंगी, ठीक है। और लेंथ बढ़ाऊंगा और जनरेशन बढ़ता जाएगा, तो फील्ड का अमाउंट क्या होता चला जाएगा, स्ट्रेंथ यहाँ बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी। ऐसे ही मैंने तुम्हें समझाया कि भाई ये चीज़ें लॉजिकली हम ले रहे हैं, देखो ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, इसलिए हम लॉ दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लॉ तभी दिया जाता है जब वो क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक वायर लूँ, उसका छोटा सा पीस लूँ, उससे फील्ड जनरेट कराऊँ तो उससे क्या मिलेगी, थोड़ी कम। अब वायर लूँ, उसकी लेंथ बढ़ा दूँ, उससे फील्ड जनरेट कराऊँ तो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है कि इस एंगल के और साइन के भी क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने तो सोचा था मैं इसे भी क्या करूँगा, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं, हालात हैं कि वक्त नहीं मिलता, उसकी कमी है। स्कूल वालों ने क्या कर लिया है, पैक कर दिया है, ठीक है। 4 घंटे कहाँ, 3 घंटे, ठीक है। अरे बहुत काम होते हैं इसका, ठीक है। अब ये थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, मैंने क्या बताया, पेन दोगी आप? अरे तो पेन देने में भी 1 घंटा लगाते हैं सब। ये देखो, ये तुम्हारा एलिमेंट है, ये रहा ये देखो, जब ये पॉइंट यहाँ पर है तो फील्ड जो है ना वो वैसे क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर मैं कंडक्टर के अलोंग द लेंथ लूँ तो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ऐसे ले जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं क्या होगा कि भाई ये कंडक्टर जो है वो यहाँ पर फील्ड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग जनरेट करेगा, क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग, जब उसके सामने होगा वो। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर जीरो, जैसे जैसे थीटा बढ़ाऊंगा फील्ड, स्ट्रॉन्गर फील्ड के रीजन में ये क्या होता जाएगा, पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा। तो जैसे मैंने ये थीटा क्या कर दिया 90, तो फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा के बढ़ने से फील्ड बढ़ रही है, और थीटा के बढ़ने से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बढ़ता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, इसलिए साइन थीटा बढ़ने से क्या बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी। तो इसका मतलब हमने साइन थीटा के भी क्या रख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैंने क्या कहा था कि भाई दूरियां बढ़ने से हर इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे कि फोर्स होता था, ठीक, कौन सा, कूलम फोर्स। अब यहाँ पर भी कौन कम होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। ये स्टैंड हटा दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सबको क्या करके भाई एक साथ समराइज करके लिख सकता हूँ इस वे में, ठीक है। क्या होगा, आई डी एल और क्या ओवर कितना, आर स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो क्या आता है, कांस्टेंट, ठीक है। गरिमा क्या आता है, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को, अरे कहाँ, मैं सबसे ऐसे ही कहता हूँ, अब तुम्हें लगता है थोड़ा सा, ठीक है। लिसन, चलो चलो भाई, ए ध्यान फिजिक्स में दो भाई। दीवी क्या हो गया, ओके चलो। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाऊंगा। वैसे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर दूंगा बच्चों, यहाँ पर उसकी जगह मैं क्या रख लूँगा, के रख लूँगा। ये क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा ओवर वॉट, आर स्क्वायर। तो आपको एक फॉर्मूला पता चल गया भाई, क्यों, ठीक है। यही क्या है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ। अब हम के को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे, किसको, अरे भाई साहब रुक जाओ मैडम। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज व्हाट, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, लिसन हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। तुमने देखा था वहां क्या होती थी के की वैल्यू, 1 अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट होती थी, ठीक है। यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन क्या, 4 पाई, ठीक है।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 9 इंटू 10 टू पावर क्या 9, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू होती है 10 टू पावर क्या -7, ठीक है। तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पता चल गया, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है भाई, ये आ रही है वैल्यू वैक्यूम के लिए। किसके लिए आ रही है? वैक्यूम के लिए, ठीक है। अब इसको हमें ब्रेक करके इसीलिए रखा है क्योंकि मीडियम के बदलने पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये जो चीज़ है यही तो डिसाइड करेगी कितनी फील्ड अलाउ कर रहा है, ठीक है। मैं अगर इस फॉर्मूले के जगह क्या रख देता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या रख देता भाई, मैं इस के जगह रख देता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो ये जो डी बी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, ये कौन डिसाइड करेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो हम ये कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, फर्दर क्या किसी टर्म के क्या टर्म यूज कर लिया, म्यू नॉट के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट जो है वो मीडियम के नेचर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता था, उसमें हम किसी के टर्म में नहीं लिखते थे, डायरेक्ट क्या लिख देते थे, उसकी वैल्यू, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सली क्या है, हर जगह उसकी वैल्यू चाहे कोई मीडियम हो चाहे वैक्यूम हो, सब जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो भाई यहाँ पर क्या है, वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, वरना हम 10 टू पावर -7 ही लिख देते, ठीक है। तो हमें उसे किसके टर्म में लिखना पड़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये किसके लिए म्यू नॉट, वैक्यूम के लिए। तो इसका मतलब है इस म्यू नॉट को क्या कहते हैं, हम यहाँ से लिखें अगर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू क्या 10 टू पावर -7। इन कांस्टेंट की वैल्यू जब मैग्नेटिक फील्ड की हम क्या रख लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जब हम यूनिट फाइंड कर लेंगे तब इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट फाइंड कर लेंगे देन हम यू नॉट की क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, ना इसकी, ठीक है। एंड नाउ अब मैंने कहा कि भाई यार ये 10 टू पावर -7 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू क्या बना रही है, फील्ड बना रही है, तो ये वैक्यूम के लिए है। किसके लिए, तो इसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ किसकी, वैक्यूम की, ठीक है। अब परमिएबिलिटी का मतलब अलाउ करना होता है, ठीक है। वैक्यूम कम अलाउ कर रहा है या ज़्यादा अलाउ कर रहा है, कोई और मीडियम में वो दूसरा क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा अलाउ कर रहा हो या कम अलाउ कर रहा हो, तो डिफर तो कर रही है ना, तो उसकी परमिएबिलिटी अलग तरीके से लिखी जाएगी। तो उसकी परमिएबिलिटी हम किस तरीके से लिखते हैं, म्यू नॉट और क्या म्यू आर। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ किसकी, मीडियम की, ठीक है। वही पैटर्न ले रहे हो, ठीक है, एक वर्ड नहीं आना चाहिए, सही है। तो बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा था एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद क्या लिख दिए थे तुम, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन आर, ठीक है। फिर इसको भी डिफाइन किया था, ये रेशियो होता था दो परमिटिविटी का। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या होता है भाई, म्यू आर, म्यू अपॉन कितना, म्यू नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव क्या चीज़, परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ किसकी, मीडियम की, ठीक है। तो इतनी मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें, ठीक है। अब सुनो जरा, इसमें जो टर्म्स यूज हुए, जैसे आई क्या है पता है सबको, करंट है, डी एल क्या है, लेंथ ऑफ क्या है, करंट एलिमेंट, ये इसकी लेंथ है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन किसके, डी एल के। अच्छा मैं इसको क्या ले सकता हूँ, वेक्टर ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था, फिजिक्स में अगर कोई भी लेंथ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो या उसकी डायरेक्शन डिस्क्राइबेबल हो तो उसको क्या कहते हैं हम, वेक्टर। जैसे मान लिया कि भाई आपके पास कोई डायरेक्शन है इस टाइप की, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑल्सो अ लेंथ बट इट इज नॉट अ वेक्टर, नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन डिस्क्राइबेबल नहीं होती, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एंड इट इज अ वेक्टर बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइबेबल। आप बता सकते हो ना, ऐसी कोई वायर है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसकी लेंथ को क्या माना जा सकता है, वेक्टर माना जा सकता है। और अगर कोई वायर है, मान लिया उसमें जलेबी की तरह है और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी करंट की आप लेंथ उसकी कंडक्टर की डिस्क्राइबेबल है क्या, तो इस कंडीशन में कंडक्टर की लेंथ डिस्क्राइबेबल, भाई जलेबी की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, बताओगे आयुष तुम, जलेबी की क्या डायरेक्शन होगी, ठीक है, तुम्हें तो टेस्ट आने लगा होगा सुन के जलेबी का नाम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जिसकी डायरेक्शन, वो लेंथ जिसकी डायरेक्शन डिस्क्राइबेबल हो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। जैसे अब मैं ले लूँ एक इसका क्या, जलेबी का छोटा सा क्या, आयुष से मान लिया उसके फ्रेंड ने कहा कि एक छोटा पार्ट दे दे मुझे भी खानी है, तो ये क्या है, ये तो कंजूस है, ये क्या करेंगे,
ये इतना छोटा सा पीस तोड़ के दे देंगे, ये दिस दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, इतना छोटा पीस है, ये बेंड ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है, डिस्क्राइबेबल होती है। क्या होती है, तो वो चाहे किसी का भी एलिमेंट हो, चाहे इसका हो और चाहे किसका हो, इसका हो, तो उस एलिमेंट की लेंथ को क्या मानोगे, वेक्टर। तो इसीलिए हम क्या कर दिए भाई, क्या कर दिए, इसकी लेंथ को क्या मान लिया, वेक्टर मान लिया। खत्म हो गई बात, ठीक है। दूसरी बात सुनो, सुधर जाओ, ठीक है, वरना सोच लेना अभी नहीं सीखी फिजिक्स तो कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और ये सिर्फ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग हैं, ये सब जो बीच बीच में बातें करते हैं, इनका ब्रेन क्या नहीं है, स्टेबल कंट्रोल में नहीं है इन लोगों के, सही है। कल से दवा लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, अगर बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक वेक्टर। मैडम ये इधर पढ़ लो, ठीक है। ये भी क्या हो गई, देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसकी लेंथ क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्क्राइबेबल डायरेक्शन में, तो इसको भी वेक्टर मान सकते हैं, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर टाइप का वेक्टर मानेंगे। कौन सा वेक्टर भाई, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर। किसका, पी पॉइंट का, किसके रेस्पेक्ट में, इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में। तो वेक्टर आर समझ आया क्या हुआ, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, ठीक है। अब इसकी नीड होगी हमें, अब मैंने कहा था कि भाई आर तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी हो गई फ्रॉम द एलिमेंट, लेकिन वेक्टर आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अब वो इसका वेक्टर फॉर्म की और इसकी बात करेंगे हम जब उसकी वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वही क्या बताएंगे हम लोग, डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कैसी क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, बोलो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे उसकी क्या बतानी चाहिए, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बतानी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ डीवी इज द डायरेक्शन ऑफ क्या, किसकी डायरेक्शन होती है, डीएल, वेक्टर डीएल की, और किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल एंड आर, ठीक है। और इसे हम किससे देते हैं, ये दोनों चीजें मैं अभी समझाता हूं, ठीक है। अभी तुम नोट कर लो बस इसको जैसे मैंने लिखा है। सबने कर लिया, अरे वो तो करा दिया था, करो नोट फटाफट, ये सब तुम्हारा किया हुआ है बस, ठीक है। देखो मुझे इसे वेक्टर बनाना है, और जबकि मेरे पास इधर मैग्नीट्यूड अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड अवेलेबल है, तो मुझे इधर वेक्टर बनाने के लिए मुझे पता है कि किसी को वेक्टर बनाना हो तो मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। बेसिक्स ध्यान रखना। फिर उसके बाद आई कि यार ये यहाँ पर ना कोई क्रॉस प्रोडक्ट टाइप नहीं दिख रहा है, तो मैंने देखा क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं दो वेक्टर्स का लूँ तो डी एल आर साइन थीटा, मतलब आर की प्रेजेंस जरूरी है। अब आर तो थी नहीं डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो क्यू बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो डी एल क्रॉस क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये मुझे क्या मिल चुकी है, बोलो आई डी एल क्रॉस क्या मिल चुका है, आर अपॉन कितना, आर क्यूब। नाउ दिस विल बी द व्हाट, वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब मैंने एक बात और बोलनी है कि कहीं भी मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट देख रहा हूं तो मैं उसकी डायरेक्शन के लिए एक ही रूल यूज करूंगा, जिसके लिए कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। बात समझ लो, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है और ये क्या है, सेकंड वेक्टर। स्टेट कर चुके हैं डाइपोल पढ़ाते टाइम, अब स्टेट नहीं करेंगे, सिर्फ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वेक्टर पर राइट हैंड रखते हैं, अरमान फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड रखते हैं और ऐसे रखते हैं कि हमारी फिंगर सेकंड की डायरेक्शन में कर्ल हो जानी चाहिए। अब फर्स्ट वेक्टर ये था, सेकंड ये रहा, ठीक है। तो तुम चाहे तो इसको आगे बढ़ाकर चेक कर लो, चाहे यहीं चेक कर लो। तो ये देखो फर्स्ट वेक्टर पे रखा, फिंगर कर्ल हो रही है, ठीक है, इनवर्ड आ रही है डायरेक्शन, तो पता चल गया। तो इसकी डायरेक्शन किससे देते हैं, बोलो डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब ये राइट हैंड थंब रूल हम स्टेट कर चुके हैं डाइपोल में, ये वहाँ से हम दोबारा कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात तुम लोगों को समझ आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब भाई जब हम हमेशा यही करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पर एप्लीकेशन करें। अब हमारे पास क्या आ गया भाई, एक एलिमेंट दे दिया, वो देख रहे हो तुम, ये एलिमेंट का मतलब हुआ ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये आई कैप जो है वो क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ये एलिमेंट अलोंग द क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये देखो सिर्फ इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत बच्चे कल एब्सेंट थे, इसलिए कायदे से देखो, ठीक है। ये क्या है भाई,
तो मैं एलिमेंट यहाँ बना सकता हूँ नहीं, ठीक है। इसका मतलब एलिमेंट की लेंथ क्या दी गई है भाई, डेल्टा एक्स, वेक्टर फॉर्म में वो दिया गया है डेल्टा एल करके, ठीक है। मतलब एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स है एंड इट्स वैल्यू इज व्हाट, कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। ये कौन सी एक्स एक्सिस है, इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई, आई गैप। उन्होंने हमसे क्या बोला कि प्लेस एट द ओरिजिन पे प्लेस है, लार्ज करंट फ्लो हो रही है इतनी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। किस पर, ये वाई एक्सिस हो गई, इसके किसी पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये डिस्टेंस हम किससे लिखते हैं भाई, आर से, और आर हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पर कितना गिवन है, पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, 0.5 मीटर पर है, तो आर इज व्हाट 0.5 मीटर। अब यहाँ पर हम क्या भाई स्मॉल एलिमेंट से पूछ रहे हैं, और स्मॉल एलिमेंट से फील्ड कितनी होती है बच्चों, डी बी इक्वल्स टू, वैसे तो लिखते हो के की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, कितनी लिखी थी हमने 10 टू पावर, और ये आइडियल साइन क्या, अब थीटा कौन सा एंगल होता है भाई, ये वाला होता है, तो थीटा यहाँ पर कितना है 90 है, अपॉन आर क्या स्क्वायर आता है। अब इनकी वैल्यूज को रख लो, 10 टू पावर क्या -7, आई इज व्हाट जो भी दिए 10 एम्पियर, डीएल लेंथ ऑफ एलिमेंट, ये डी डेल्टा एक्स हो गई, ठीक है। कितने सेंटीमीटर है 1, उसको किस में बदलोगे, मीटर में, तो 10 टू पावर -2, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1, एंड व्हाट अबाउट दिस आर 0.5 इंटू 0.5। अब यहाँ से ये 2 डेसिमल हटाओगे, 2 क्या बढ़ जाएंगे, यहाँ ऊपर जीरोस बढ़ जाएंगे, ये माइनस है वो प्लस, वो गायब हो जाएंगे, 25 अब आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा। ये क्या हो गया, मैं इसको 100 लिख ले रहा हूँ, इंटू 10 टू पावर क्या लिख ले रहा हूँ, -6 ओवर क्या 25, क्या हो गया 4 इंटू -6, किस में आएगी यूनिट, टेस्ला में। इसकी यूनिट अभी हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है, अभी पता चल गया। अब ये वैल्यू निकाल ली, अब वो पूछ रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डीबी की, क्या लगाते हैं हम, अभी लगाया था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड रखते हैं, फर्स्ट वेक्टर कौन है भाई, डेल्टा एल, फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड रखो और ऐसे रखो, तुम्हारी फिंगर क्या हो जानी चाहिए, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल हो जानी चाहिए। सेकंड वेक्टर कौन है, यहाँ दिख रहा है तुम्हें, वेक्टर आ रही तो लेते हो भाई, तो इस पर राइट हैंड रखो, ठीक है, इस पर राइट हैंड रखना है, तो राइट हैंड कैसे रखोगे, ऐसे रख दें, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट पी है, ठीक है। अब बताओ ऐसे करने से इधर कल हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ये किधर आ रहा है, आउटवर्ड, मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग, किधर जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो जो तुम्हारी डायरेक्शन हो गई किसकी भाई, डी बी की, वो किधर हो गई, जेड एक्सिस के लॉन्ग, मतलब के कैप। तो डी बी इज अलोंग अलोंग किधर, जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस का लॉन्ग है और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। तो तुम अगर वेक्टर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हो तो डी बी कैसे लिखोगे भाई, 4 इंटू 10 टू पावर -6 क्या भाई, ठीक है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, सीधे फर्स्ट वेक्टर पे राइट हैंड रखना होता है, सेकंड की डायरेक्शन में कर्ल हो जाए फिंगर ऐसे, ठीक। तो इसकी ये वेक्टर फॉर्म भी लिख देना। अब ये देखो, ये लॉ है बेस, क्या है बेस, सिर्फ सिंपली कितना है ये, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, और किसके लिए अप्लाई होता है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए। अब सुन लो, इसके एप्लीकेशंस करने हैं, क्या करने हैं भाई, एप्लीकेशन का मतलब होता है अगर तुम किसी लॉ का यूज़ करके कुछ डिराइव कर देते हो, कुछ क्या कर देते हो, देन वो क्या होता है उसका एप्लीकेशन। नोट कर लिया तुम सबने, तुम देखा एक एलिमेंट फील्ड जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, वो उसकी लेंथ है बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है। अब ये आ जाएगा कंडक्टर, ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये एलिमेंट है और ये पूरा कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर। तो आप देख रहे हो एक एलिमेंट से फील्ड निकालोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे क्या मिल जाएगी, कंडक्टर से। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। किसका एप्लीकेशन हो गया, बायो-सैवर्ट लॉ, किसका, मैं उसे शॉर्ट में BSL बोलूँगा, क्या बोलूँगा, BSL का पहला एप्लीकेशन, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से फील्ड, ठीक है। जस्ट साइलेंट। ये क्या है भाई, एक आर्क है, क्या है, अब इसमें भी करंट फ्लो होगी ऐसे, ठीक है। तो ये भी क्या छोटे छोटे टुकड़ों से बना सकते हैं ना हम, तो इसका मतलब ये भी किसका एप्लीकेशन हो गया, BSL का, ठीक है। तो मैंने क्या क्या दो एप्लीकेशन किए, एक स्ट्रेट कंडक्टर दिखाया और एक क्या दिखाया, आर्क दिखाया, ठीक है। तीसरा सुनो, ये देख रहे हो, ये पूरा सर्कुलर आर्क है, ठीक है।
और ये क्या है भाई, एक एक्सेस है इसके इस पॉइंट पर फील्ड। तो बीएसएल के कितने एप्लीकेशन हो गए? तीन हो गए, उसे पास कर। अब इन 3 एप्लीकेशन में हम पहले एप्लीकेशन को करेंगे, फिर उस पर केस करेंगे। क्या करेंगे? केस करेंगे। फिर दूसरा एप्लीकेशन उस पर केस करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा एप्लीकेशन उस पर केस करेंगे, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, जो हमारा क्या है, कंडक्टर है। क्या है भाई? हमें उसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। किसके अलोंग? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सराउंडिंग अ थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि मैंने अभी दिखाया। मान लिया ये थिन कंडक्टर है, ठीक है। अब तुम जरा देखो इसे, अब सुनना जरा, मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं बीएसएल का एप्लीकेशन कर रहा हूं? मैडम प्लीज बोल जाइए, ठीक है। जब हम कुछ बोलें तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें, ताकि बोलने से क्या होता है ना, ब्रेन में चीज़ें इंसर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो हाँ, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, मैं कह रहा हूँ ये बीएसएल का एप्लीकेशन करना है, तो मुझे क्या चाहिए बच्चों, बताओ? एक एलिमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एलिमेंट की लेंथ क्या लूँगा भाई मैं? डीएल ले लूँगा। तो मैंने एलिमेंट की लेंथ ले ली डीएल, ठीक है। ये कौन सा करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब भाई वही कहानी है। क्या कहानी है कि एक एलिमेंट से तुम्हें क्या करना है, फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पर, और उससे क्या कर देना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हमें एलिमेंट से तभी बीएसएल का एप्लीकेशन करना है। लेकिन हुआ क्या, इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं। क्या नहीं है सिलेबस में? अननेसेसरी एक लॉन्ग डेरिवेशन आता है, तो उन्होंने कहा कि वही लॉजिकल है डेरिवेशन, ठीक है, तो हम इसको सिलेबस से हटाते हैं। सिर्फ उन्होंने कहा लेकिन इसका एक्सप्रेशन सिलेबस में है, ठीक है। अब तो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, वही छोटा एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट करके जो आया, वो आया क्या, बी आया, एंड दिस इज व्हाट, के मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, विच इज इक्वल टू 10 टू पावर -7। अब ये आया आई, क्या आया भाई, आई ओवर सिर्फ आर, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब ये तो आ गई फील्ड भाई। क्या आ गई? फील्ड। किसकी वजह से? ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनको समझाते हैं। भाई करंट तो पता है, के की वैल्यू पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू पावर -7 फॉर वैक्यूम, ठीक है। फिर उसके बाद करंट दिख रही है कंडक्टर में। फिर आता है आर। आर इज व्हाट, आर ये जो पी पॉइंट दिया है, क्या दिया है भाई, ये जो पी पॉइंट दिया है, ये जो पी पॉइंट दिया है बच्चों, उसकी डिस्टेंस है आर। क्या है, और वो भी कौन सी डिस्टेंस है, ये देखो जरा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम वायर, ठीक है। आर भी पता चल गया। बिल्कुल वही अप्रोच लेनी है जो उसमें रिप्रेजेंट कर रही है, जो भी हमारे टर्म्स हैं। फिर आता है φ1। क्या आता है? φ1 इज अ एंगल। क्या, कौन सा एंगल दिख रहा है? जैसे ये पी पॉइंट देख रहे हो तुम, एंड ए देख रहे हो, उसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उसके और किसके बीच, दिस लाइन के बीच एंगल क्या कहते हैं, φ1। और φ2 दूसरा एंड देख रहे हो तुम, उससे एक लाइन ज्वाइन करते हैं, कहाँ पर, पी पॉइंट पर, ठीक है। उसके और इस लाइन के बीच एंगल क्या होता है, φ2। क्लियर है भाई, φ1 φ2 सारे टर्म्स इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने ये नोट कर लिया है, ठीक है। तो देखो ओके, हाँ। अब यार इस पर केस करते हैं। मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है, के आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब करा केस। केस में वो बोलेंगे कि यार जो है ना इनफाइनाइट लॉन्ग है। क्या है बच्चों? इनफाइनाइट लॉन्ग मतलब लार्ज लेंथ का कंडक्टर है। अब सुनो ज़रा, उसको मैं तुम्हारे सामने यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कौन हो गया भाई, ये देखो, तुम्हें पता है ये पी पॉइंट है और ये एंड ए है। क्या है भाई, ए है। तो मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये कौन होगा, φ1। थोड़ा इसकी लेंथ और बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो ये क्या लेंथ, ये एंगल बढ़ जाएगा, और बढ़ा दूंगा तो एंगल बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने बढ़ाते बढ़ाते एक लॉन्ग कंडक्टर ले लिया, मतलब जिसकी लेंथ एक एंड कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। क्या है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर है तो इसका मतलब है ये लाइन कभी इससे ज्वाइन कर पाएगी क्या भाई? दो पैरेलल लाइन्स ही इन्फिनिटी पर जाती हैं, दो पैरेलल लाइन्स ही इन्फिनिटी पर जाती हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ φ1? सब लोग बोलो 90। क्लियर हो गया? तो जब एक एंड इन्फिनिटी पर होगा तो φ1 की वैल्यू क्या होगी, 90। देखो ये टॉपिक ऐसा है, तुम जितना सीखते जाओगे तुम्हें हमेशा के लिए वो पैक होता जाएगा, मतलब याद होता जाएगा। फिर दूसरा एंड भी कहाँ ले गए हम, ये बी वाला है, तो ये भी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, तो हमारे दोनों एंड क्या हो गए भाई,
तो फाई टू इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉट, क्लियर है ना। अब बताओ फाई वन की वैल्यू 90, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये भी 90, इसकी वैल्यू क्या हो गई, कितना हो गया 2 आई अपॉन आर। और बड़ा स्टाइलिश वे में देखो 2 एंड इन्फिनिटी पे तो 2 आई अपॉन आर है, तो तुम्हें याद भी हो गया, क्या हो गया भाई 2 आई अपॉन आर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि यार एक एंड इन्फिनिटी पर है, क्या, अब एक एंड बनाऊंगा मैंने ये वायर बनाया, ठीक है, ये वायर बनाने के बाद ये रहा, और दूसरा पॉइंट वही है, दूसरा एंड जो है वो कहाँ पर है, बोलो भाई, ये बी कहाँ पर है, जहाँ पर ओ है, मतलब उसकी परपेंडिकुलर क्या है, ये लेंथ है, ये पी पॉइंट है। अब ये एंड कहाँ चला गया, तो ये मिल नहीं पाएगा, तो ये फाई वन क्या हो गया, फाई वन पाई बाय 2। लेकिन एक बात जानते हो तुम, ये भी एंड बी है, ठीक है। अब सुनो जरा, ये लेंथ इतनी होती तो एंगल फाई टू कितना होता, फाई टू कितना होता भाई, बोलो, इतना होता। देखो मैंने अब जो फिजिक्स स्टार्ट की है ना, मुझे आपस में एक बीच में कोई नहीं बोलता दिखेगा, ये बात समझ लेना, मेरे साथ बोलोगे और फिजिक्स बोलोगे, ठीक है, सिर्फ बस। तो ये चाहिए फाई टू, क्योंकि मुझे अब से लेके लास्ट तक का टॉपिक तुम्हें हमारे ब्रेन पे प्रिंट करना है, नहीं हाउ, ठीक है। अब बात आती है, ये होता है फाई टू, लेकिन यार वो क्या हुआ, अगर ये लेंथ और कम कर दूं तो और एंगल कम हो जाएगा, और कम कर दूं तो और हो जाएगा, मैं तो यहाँ ले आया, तो इसका मतलब एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तुम जैसे अभी बोल रहे हो ना, मैं गारंटी लेता हूँ तुम लास्ट तक बोलते रहोगे, अगर तुम बिल्कुल चुपचाप पढ़ते रहे, क्या करते रहे, चुपचाप पढ़ते रहे, ठीक है। और मैं तुम्हें बोलने दूंगा नहीं, ये बात भी समझ लेना, मैं सिर्फ फिजिक्स के अलावा और कुछ नहीं। फाई टू क्या हो गया भाई, यहाँ पर 0 हो गया। अब यार फाई टू 0 हो गया, तो तुम तो फाई टू 0 रखोगे यहाँ, ये जब 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या 90, ये क्या हो जाएगी 1, आई अपॉन क्या हो गया आर, याद भी हो गया, एक एंड इन्फिनिटी तो आई अपॉन आर, ठीक है। तो हमने लिख दिया एक एंड इन्फिनिटी पर तो आई अपॉन आर हो गया। तो बी इक्वल्स टू कितनी हो गई भाई, बताओ, बी इक्वल्स टू के आई ओवर आर हो गई, क्लियर है ना, ठीक है। जो ना है बच्चों प्लीज़ पूछ लिया करो, फीस दे रहे हो भाई, ठीक है, वो बात अलग है, तुम ही पर खर्च कर रहे हैं, हम नहीं लेते, ठीक है। तो अब बात सुनो, अब बताओ, देखो ये हो गया, 2 केस हो गए। अब उन्होंने कहा कि अगर पॉइंट क्या हो अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अलोंग द, जैसे ये कंडक्टर है भाई, अब अलोंग द लेंथ का मतलब यहाँ फील्ड होती है सराउंडिंग में, यहाँ होती ही नहीं, यहाँ होती नहीं, तो 0 होगी, क्या होगी 0। कितने केस बन गए, तो पॉइंट P इज अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो मैं कंडक्टर यहाँ बना दूँ, ठीक है भाई, ये बन गया। अब देखो यहाँ करंट फ्लो हो रही है और पॉइंट कहाँ पर है, P पर है, ठीक है। तो यहाँ अलोंग द लेंथ कंडक्टर के फील्ड नहीं होती, वो सराउंडिंग में होती है, कहाँ होती है, सराउंडिंग में। तो इसका मतलब यहाँ पर फील्ड जो है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और वैसे भी अगर ना तुम पॉइंट बनाकर ज्वाइन करोगे, जैसे ये ओ, तब भी ये एंगल क्या आएगा, यहाँ से एंड ए है ये 0, और ये एंगल भी क्या आएगा 0। तो इसके लिए फाई वन और फाई टू की वैल्यूज क्या होती है, फाई वन इक्वल्स टू फाई टू इक्वल्स टू क्या 0। कितने केस हो गए जनरल, 3 केस हो गए, ठीक है। अब उन्होंने कहा थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एंजॉय मतलब उन्होंने जो है ना कुछ इस टाइप से दिखा दिया कि एंड ए ये है और एंड बी ये है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये एंड ए है और ये एंड बी है। तुम पहले ऐसा करो, ये तीनों केस ड्रॉ करके दिखाओ। अब सुनो भाई, इन्होंने का पॉइंट पी जो है वो क्या है, लाइज आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर, ठीक है। मतलब पॉइंट पी को समझो जरा, देखो ये वायर है बच्चों, ये क्या है भाई, ये रहा वायर। अब तक तुम क्या करते थे भाई, अब तक तुमसे कहा जाता था कि अल्फा और बीटा बनाओ। अब जो पॉइंट है ना वो यहाँ कहीं है, ये रहा, देखो अब तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं है ना, तो मतलब वो वाला जनरल केस लगेगा, इस पर क्या लगेगा, जनरल फाइंड करते हैं। अब सुनो ज़रा, जब ये नहीं है तो तुम्हारे पास एंड तो दिख रहा है ना, ये कौन सा एंड दिख रहा है और ये कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है। अब तुम अपने बेसिक पर जाओगे, बस उन्होंने क्या बोल दिया, अल्फा 1 और अल्फा 2 दो एंगल दे दिए, लेकिन तुम तो परपेंडिकुलर का केस करते हो ना, ये तो तुम्हें परपेंडिकुलर तो ड्रॉ ही करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो तुमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और ये पॉइंट क्या बोल दिया भाई, ओ, ठीक है, यहाँ से ये ड्रॉ कर ली लाइन।
अब तुम्हें जो गिवन है पता है वो क्या है? गिवन है ये वाला एंगल α1 और ये वाला एंगल α2, जो कि तुम्हें बिल्कुल इनकी नीड नहीं होती है। तुम्हें कौन से एंगल की जरूरत होती है? φ1 φ2। अब तुम इसमें φ1 φ2 सर्च करने की कोशिश करो। φ1 एंगल होता है जो ये वाला एंड ज्वाइन करने वाली लाइन इस लाइन के साथ बनाती होता है ना। तो इसका मतलब φ1 जो है तुम्हारा एंगल हो गया ये, दिस इज व्हाट φ1। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दूं, ये रहा φ1। और एंड बी बनाता है उस लाइन के साथ, क्या बनाता है? एंड बी। तेरी आंखें इधर होनी चाहिए, ब्रेन मुझसे क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, समझ गया? मेरे ये क्या होता है भाई? ये बोलो φ2। बात क्लियर हो गई तुम्हें? ठीक है। अब यार φ1 और φ2 हमें गिवन के टर्म्स में लिखना होता है। तुम्हें पता है, तुम्हें जो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है वो इसकी मदद से करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा ये। अब इसकी मदद से तुम बताओ, इसको भूल जाओ, ठीक है, ये बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो φ1 इज व्हाट? 90 माइनस α1। ठीक है, तो आप इसको लिख लोगे 90 माइनस क्या? ऐसे ही तुम φ2 फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? φ2। अब φ2 देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाकर वही लिखता हूँ। ठीक है, देखो अब φ2 यही तो है भाई, एंड दिस इज व्हाट? तुम्हें पता है कि ये α2 है, ये इस वाला ट्राइंगल देख रहे हो, ठीक है, एंड ए बी से एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? φ2। तो ये φ2 चाहिए, लेकिन तुम्हें 90 गिवन है और α2, तो ये कैसे निकलेगा? 90 माइनस, बस तुम्हारा तो काम हो गया, तुम्हें जो चाहिए था। ठीक है, तुम क्या करते हो भाई? क्या लिखना शुरू करते हो? के क्या भाई? आई ओवर क्या? डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन आर, और यहाँ क्या लिखते हो? साइन φ1। अब φ1 को डायरेक्ट पुट कर दूं, 90 माइनस अल्फा, ठीक है, और बीच में α1, और क्या आता है? प्लस साइन क्या? 90 माइनस α2। अब तो तुम्हारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब तुम पता है साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, सारी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो भाई क्या करना चाहिए? आई ओवर क्या? आर, ठीक है, कितना? कॉस α1 प्लस क्या? कॉस α2। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पास 4 केसेस आ गए। ठीक है, 4 केसेस में ये केस जो है क्वेश्चन बनकर आएगा, कभी भी आएगा तुम्हारे साथ। क्या आएगा? क्वेश्चन बनकर आएगा। और तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में केस का एप्लीकेशन, वो आएंगे 3। तो कैसे पढ़ना है? के आई अपॉन आर, ठीक है, साइन φ1 प्लस साइन 2 जनरल केस, दोनों एंड इन्फिनिटी पे 2i अपॉन आर, एक एंड इन्फिनिटी पे i अपॉन आर अलॉन्ग द लेंथ 0। और ये तुम्हें क्वेश्चन की फॉर्म में करना है, इसको याद नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि b जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, इस पॉइंट के क्या जो डिस्टेंस है। और जब भी इनवर्स का रिलेशन होता है तो रेक्टेंगुलर क्या आता है? हाइपरबोला। तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ कैसा आ गया? b और r के बीच रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज व्हाट? ये क्या है भाई? r है। ठीक है, तो मजे में ना, अभी तो कोई ऐसा नहीं आया मुश्किल। ठीक है, लास्ट तक कोई मुश्किल नहीं आएगी, बस साथ चलो, नोट करो। डायरेक्शन किससे देते हैं पैटर्न की? राइट हैंड थंब रूल से। तो हमने लिखा राइट हैंड थंब रूल ऑल्सो गिव द पैटर्न ऑफ क्या? ऑल्सो वर्ड क्यों यूज किया भाई? क्योंकि उससे पहले भी हम क्या कर चुके हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता चुके हैं इन केस ऑफ क्या? स्मॉल एलिमेंट। जब क्या था? स्मॉल एलिमेंट। वो किसके थ्रू बताया था? राइट हैंड थंब रूल। अब पैटर्न भी हम उसी रूल से दे रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है अब अलग है। वहां पर 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट से फील्ड बताई थी। क्या बताई थी? फील्ड। यहां पर क्या बोल रहे हैं? अगर हम कंडक्टर को ग्रैब करें हाथ में और थंब किसकी डायरेक्शन में हो? करंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन हमारी मुड़ी हुई फिंगर, कौन मुड़ी हुई फिंगर किसकी डायरेक्शन देती हैं? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। तो हमने लिखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू हुआ किसके वजह से? करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। और सर्कुलर वायर से के लिए भी देंगे, वो बात की चीज़, अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है, जब उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा? इफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्लिंग फिंगर्स क्या देती हैं? फील्ड लाइन पैटर्न। और क्या देती हैं?
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी, ये मैंने अभी नहीं बताया, ये मैं भी बताऊंगा पैटर्न ड्रॉ करने के बाद। तो मैं पहला केस लूंगा, ठीक है, और पहले केस में क्या लूंगा, कंडक्टर किधर होगा भाई, केस 1 कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर लाइज इन क्या, प्लेन ऑफ, किसके प्लेन के, हमने जो वर्ड यूज करे हैं, प्लेन ऑफ पेपर लिखोगे तुम, बोर्ड नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, तुम बोर्ड पे थोड़ी ना लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया कंडक्टर, देखो बना दूं, ठीक है, ये रहा, इसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट। पैटर्न कैसा आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, है ना, ये ऐसे ग्रैब कर रहे हो, ठीक है, ऐसे आना चाहिए, है ना, और कैसा आना चाहिए, डायरेक्शन बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हाँ। तो यहां से ही तो ये कौन है, व्यूअर है, ठीक है, काजल लगा दिया उसके आगे। तो भी क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेंगे, ये तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज व्यू दे रही है, नहीं, देखो ऐसे, है ना, ठीक है। फिर मैं चाहूं तो और भी सर्कल्स बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्या है भाई, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, मैं बहुत सारे बना सकता हूँ लेकिन मैं एक ही बना रहा हूँ, तो मैं बना के दिखाया बस, क्लियर है ना। चलो अब सुनो ज़रा, ये भी थोड़ा सा लार्ज साइज का बना दो, ओके। चलो देखो ज़रा, ये आया पैटर्न। अच्छा तुम एक बात बताओ, ये पैटर्न किसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड क्या लाइन, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है, वो भी कैसी है, ये एंटी क्लॉक। तुम पता है इसके, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन लिखाई थी, क्या लिखी थी, कि उसके किसी पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो किसकी डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये बताओ, यही तो पैटर्न है भाई, ये पैटर्न है ना, ठीक है। टेंजेंट कैसे आएगा, आएगा यहाँ कैसे आएगा, यहाँ कैसे आएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है टेंजेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं तुम्हें 2-3 पॉइंट्स दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये दिखाया, ये पॉइंट क्या है भाई, P1, तो मैं टेंजेंट ही तो बनाऊंगा, टेंजेंट मीन्स दिस लाइन, ठीक है, सरफेस को टच करते हुए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्या P1, B1 बोल दिया मैंने। ये देख रहे हो, यहाँ पर भी क्या ड्रॉ कर दूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, दिस इज व्हाट B2, है ना। अब यहाँ पर ये क्या बोलोगे तुम, किस साइड है, यहाँ पर भी तुम ड्रॉ कर सकते हो टेंजेंट, ये कौन हो गया B3, ठीक है। इस पॉइंट पर पूछूं तो किस साइड बोलोगे, इनवर्ड्स, क्या बोलोगे, इनवर्ड। देखो कैसे बोलोगे, अब मैं तुम्हें 2 चीजें सिखा रहा हूं, एक तो मैंने पैटर्न ड्रॉ कराया, एक क्या कराया, अब वो मुझसे कभी कभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेते हैं, पैटर्न ड्रॉ नहीं करा। तो तुम्हें इस पर पता चला, ठीक है, टेंजेंट किधर आ रहा है, देखो इनवर्ड आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, ये मैं रख के दिखाता हूं, देखो ये दिखा रहा हूं, ये देखो इधर क्या आ रहा है, टेंजेंट इनवर्ड, वो बैंगल बड़ा नहीं है, ठीक है, उसको इमेजिन कर लो, इनवर्ड आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, टूवर्ड्स मी, इधर क्या आ रहा है, टूवर्ड्स वॉल, क्लियर। तो मैंने 2 ही तो पॉइंट दिखाए हैं। अब मान लिया वो मुझसे पैटर्न नहीं कहते तो मैं टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाता, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक मैं इमेजिनेशन डेवलप करूँगा कि यार ये जो है ना, ये हमेशा 8 से 90 डिग्री पर है, क्या है भाई, तुम्हें पता है, पेन दो एक, ठीक है, ये रेडियस है भाई, क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। टेंजेंट किधर आ रहा है, इधर, तो इसका मतलब 90 डिग्री पर आ रहा है, कितने पर, तो एक यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं तुम्हें सामने क्या रख दूं, ये वायर बना दूं, ये आई हो गया, पॉइंट कौन सा लिया मैंने, P1, सिर्फ इसकी बात की, ठीक है। जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं ऐसे ग्रैब करूंगा, देखो कैसे,
90 डिग्री पे अपनी फिंगर्स को खुशी क्या कर लिया करो, बेंड कर लिया करो, ठीक है। ये पकड़ लिया भाई, कर लो बेंड, किधर, इनवर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड को कैसे शो करते हैं पता है तुम्हें, क्रॉस बनाकर, ठीक है। तो फील्ड किधर आ गई भाई, बोलो इनवर्ड, क्लियर है। देखो कहीं पर भी क्लियरिटी तुम्हारी गायब नहीं होनी चाहिए, वरना खत्म सब, ठीक। दिस इज B1, पॉइंट इधर दे दे तो विच पॉइंट इज दिस, P2। अब अपने आप से तो कुछ फाइंड कर लो यार, ये देखो आउटवर्ड, किधर दिख रहा है ना, मैंने क्या बोला है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, ये रहा P2, ठीक। अब यहां पर जो है वो आउटवर्ड आ रहा है, कैसे आ रही है फील्ड, आउटवर्ड, ऐसे दिखा दें, दिस इज B2, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, B2 को आउटवर्ड, क्लियर है। अब सुनो जरा, तुम देख रहे हो R से 90 डिग्री पर ही तो है। अब हुआ क्या, मैंने क्या बोला है, देखो रूल हमने क्या बोला है, ये है कंडक्टर, मुझे जिधर फील्ड फाइंड करनी है P2 है, तो मैं अगर इस पर फाइंड कर रहा हूं तो मैं अपनी पहले फिंगर इधर खड़ूंगा। अब ये नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक रूल पढ़ लिया कि भाई थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, लेकिन फिंगर इधर कर दे रहा हूं, ये नहीं, फिंगर किधर होनी चाहिए, उस पॉइंट की तरफ जिधर फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो मैंने ये करंट की डायरेक्शन में थंब कर लिया, अब फिंगर मेरी उधर है, बस आराम से एक बार होल्ड कर दो ऐसे, फिर उसके बाद फिंगर को क्या कर दो, 90 डिग्री पर बेंड कर दो, किधर आ जाएगी, आउट, इस पॉइंट पर आउटवर्ड दिख गई। अब मैं कहूँ इस पॉइंट पे, फिर वही कहानी, थंब ऐसा, ठीक है, फिर क्या, इनवर्ड, खत्म बात, ठीक है। अब तुमने देखा, तुमने इससे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी फाइंड कर लिया, और क्या फाइंड कर ली, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस थी, खत्म। अब इसका मैं सिर्फ ओरिएंटेशन बदलूंगा, क्या बदलूंगा, ओरिएंटेशन बदलूंगा। तो ये जो मैंने दिखाया वो कुछ ऐसा केस है, मैं उसके बाद ऐसे जाऊँ, ठीक है। फिर वो पॉइंट कहाँ हो जाएंगे, ये जहाँ मेरी फिंगर्स टच है, इन पॉइंट पर फाइंड, बस मैं अपने मतलब कहते हुए एक फील करते हुए इसको ऐसे इमेजिन करके छोड़ दूँ, आंसर आ जाए। चलो ए लिसन, देखो बच्चों, राइट हैंड थंब रूल जो लगा रहे हो बेसिकली, अब वो तुम्हें अगर सही से मैं दिखाऊं एक बड़े उसके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कह सकते हो, या अपरेटस के थ्रू, ठीक है। ये तुम्हें पता है, ये दूध पर क्या ढकने वाली से क्या बोलते हैं, छलनी, हाँ जो भी है, ठीक है। अब मुझे मम्मी की डांट ज़रूर पड़ेगी, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए डांट भी सही। देखो ये क्या है बच्चों, लिसन, अरे अरे ये कंडक्टर है, कैसा है भाई, कंडक्टर आउटवर्ड, ठीक है। अब कंडक्टर आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देख रहे हो कैसा होगा, सर्कुलर हो, एंड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और मैं कह रहा हूँ बोर्ड के, ठीक है। अब ये सर्कुलर प्लेन जो है वो किस में लाई कर रहा है, बोर्ड के प्लेन। अब तुम्हें पता है मैंने ये क्या बोला है अभी, कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा, तो तुमने ये एंटी क्लॉकवाइज बना दिया पैटर्न, और मैंने कहा उसके हर एक पॉइंट पर क्या फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर क्या ड्रॉ कर देते हो, 90 डिग्री पे फिंगर बेंड करके टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो। यहाँ पर भी ये जनरल पोजीशन पर, और ये किस पर, तो ये क्या हो गया अपवर्ड, ये हो गया लेफ्ट, बट इट इज अ जनरल डायरेक्शन। मैंने कहा पैटर्न नहीं पूछ रहा तुमसे कोई, तुम तो कह रहे सिर्फ फील्ड बताओ, तुम जबरदस्ती पैटर्न बनाओगे, नहीं, वहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, और क्या है, जो फील्ड है वो किसी भी क्वेश्चन में बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर फील्ड कैसी आएगी, इस पॉइंट पर, यहाँ देख रहे हो, सिर्फ फील्ड बतानी हो तो क्या कर देना, 90 डिग्री इस लाइन के साथ, यहाँ पर 90 डिग्री इस लाइन के साथ, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने एक क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया कॉन्सेप्ट को, कौन, करंट इनवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो दो तीर दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या शो करता है कि बाहर आ रहा है करंट, और ये क्या शो कर रहा है, ये करंट अंदर जा रही, इनवर्ड हो गई। अब फिर वही लगाओगे, क्या, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, क्या है भाई, कैसी दिख रही लाइंस, क्लॉकवाइज। फिर क्या तुमसे कोई सिर्फ फील्ड पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है 90 डिग्री पे बेंड कर, क्लियर हो गया। अब आती है इसके क्वेश्चंस की बारी, क्या आती है, क्वेश्चंस में क्या अप्लाई होता है, जो तुमने सीखा है, जो तुमने सीखा है। तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे जो यूज होते हैं वो दोनों एंड इन्फिनिटी पे, तो उसके बहुत वैरायटी है, क्या है भाई, वैरायटी है।
दूसरी चीज़ जो हमारे क्वेश्चन ये होता है ना, जनरल जो हमारा जनरल केस है, मतलब साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 वाला, वही तो जनरल था, उसके बाद दोनों इन्फिनिटी का था। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। B1 की वजह से बता दो फील्ड कितनी होगी। भाई ये तो पता है 2i होगी, क्योंकि दोनों एंड किस पर है, इन्फिनिटी पर। ये लॉन्ग कंडक्टर है ये वाला जो हमने दिया है, ठीक है। 2i अपॉन r कौन सा आएगा। देखो ये क्या पढ़ा है तुमने, ये वाली डिस्टेंस ही तो रखते हो तुम, मतलब कंडक्टर से ये वाली दूरी r कहलाती है। ये कंडक्टर है, ठीक है, दूरी क्या है भाई साहब, कैसे पढ़ते हो, ऐसे तो तुम पढ़ लिए तुम, ठीक है, पास भी नहीं होगे इन हालतों से। तुम्हें ये एक मौका मिल रहा है, मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने साथ क्या करने की, फ्रीक्वेंसी मैच कराऊँ ताकि तुम आगे पढ़ पाओ, ठीक है। ये बासुवरल नहीं है, ठीक है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो आई है, मैं हर चीज़ रियलाइज करा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आर है ये, तो वहाँ पर आर क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी। ये डिस्टेंस दिख रही है, नहीं दिख रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है भाई, ठीक है। तो इसके वजह से फील्ड यहाँ पर B1 लिखोगे। क्या लिखोगे, क्या होगी, डायरेक्शन बता दो क्या। अच्छा वो उसको बी लिखो, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई, बी, ठीक है, डिस्टेंस हो गई बी। अब डायरेक्शन बताओ सब, चलो किधर, ऐसे ही तो बोला था, थंब किधर, बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड। क्लियर हो गई, ठीक। हाँ ऐसे नहीं, क्या मैंने क्या बोला था, थंब करंट की डायरेक्शन में रख दो। सब एक बार हाथ निकालो अपना बाहर, ये हो गया, ठीक है। सब ऐसे करो हाथ। अरे ऐसे क्यों करेगा यार, मैं ऐसे थोड़ी ना करवा रहा हूँ। तुझे रखना क्या है, फिंगर, देखो दो शर्तें हैं, फिंगर पॉइंट की साइड। अभी तुम्हें कर्व करनी नहीं है, पहले कर्व मत किया करो, ऐसे रखो थंब करंट की डायरेक्शन में, और जिस पॉइंट पर क्या फाइंड करना चाहते हो, फील्ड, उधर फिंगर ऐसे छोड़ दो बस। सबका हाथ दिखना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब फिंगर को कर्ल करो सब 90 डिग्री पर, ठीक है। उसका हाथ मुड़ जाता है, तू मत मोड़, दिख गया, ठीक है। किधर आ रही है, आउटवर्ड। सोच लेना अगर क्या है, अगर नहीं पढ़े तो फिर यही होगा, कपिल शर्मा शो। तो आउटवर्ड आ गई, B1 मिल गई, B2 बताओ, B2 है भाई, किधर, हाथ निकालो सब, रखो ऐसे, पॉइंट है उधर, कैसे, इनवर्ड। फील्ड बताओ कितनी, नाम क्या दोगे इसे, B2 इज इक्वल्स टू वॉट, K2I अपॉन डिस्टेंस, ए। खत्म बात। व्हाट इज द डायरेक्शन, बस इतना सा कर। अब सुनना जरा, तुम्हें उस पॉइंट पर कितनी फील्ड दिख रही है, बोल लो भाई, वरना जिंदगी भर चुप रहना पड़ेगा। कितनी, दो, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। कैसी है, वेक्टर, क्या है, और वेक्टर को ऐड करने के लिए लॉ पैरेललोग्राम के अलावा कोई चीज का यूज नहीं कर, ठीक है। अब हो सकता है भाई कुछ लोग ऐसे भी बैठे हों जिनको क्या नहीं आता हो, ये आ गई। अब ये उन्हीं को आएगा जिनको लॉ पैरेललोग्राम नहीं आता हो। तो मैं तो चलो इतना भी अपने लेवल को ले जाता हूँ कि तुम्हारे नेगेटिव में, कि वो भी सिखा देता हूँ। सुनो ताकि तुम कल मुझसे ये ना कहो ये नहीं सिखाया, 11 नहीं पढ़ा तुमने, बेकार कर दिया, कोई बात नहीं। देखो लॉ पैरेललोग्राम किसके लिए है, सुन लो, लिसन। ये सीखकर आज के बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे, इस बार लिए रिव्यू ले लो। दो वेक्टर्स को क्या करते हो, पहले शिफ्ट करते हो, ठीक है, खुशी। दो वेक्टर्स को पहले लेट करते हो, ये डायगोनल क्या देता है, रिजल्टेंट। अब फील्ड नहीं, रिजल्टेंट। क्या भाई, आर क्या लिखा जाता है, ये होता है वेक्टर, ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड। क्या भाई, मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, रुको एक मिनट, बासुवरल आप बताओ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज योर नेम, अदीब। बताओ बच्चे इसकी आर की वैल्यू, बोलो अदीब।
देखो इतनी देर लग रही है, इसका मतलब बहुत लेवल क्या नेगेटिव में है। पॉजिटिव में पहले जीरो पर आओगे पढ़कर। मेरी बातें सुनो, मैं ये उन्हीं लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, वरना 99% लोगों को आता है ये, ठीक है। तो देखो ये जब एंगल थीटा होता है तो कितना होता है ये, शट अप, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्लस, सुनो अदीबा, एक तो ये होता है कि आप जनरल केस पढ़ रहे हो, इसके दो पर्टिकुलर केसेस बनते हैं। अगर एंगल जीरो हो, थीटा क्या हो, तो डायरेक्ट r इक्वल्स टू a प्लस बी लिख दिया। कैसे, जब थीटा जीरो होता है तो cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, अब जब यहाँ क्या रख दोगे, 1 रख दोगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उससे रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस बी। दूसरा केस क्या होता है, देखो 90% लोग बोल रहे हैं, ठीक है, थीटा 180, तो यहाँ पर -1 रख दोगे, a माइनस बी का उससे रूट हटा दोगे। हाँ। क्या हो, 90 हो तो क्या हो जाएगा, 0। अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो उसने गुनाह कर दिया जो उसके चेहरे को देखे जा रहे तुम लोग। अभी बाकी सुनना करें और सिर्फ इधर देखें, कोई किसी को नहीं देखेगा। ये क्या एक रूल है, ध्यान रखना। वो तो लड़के लड़कों को ही देखते रहते हैं। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इधर इधर। यार इस क्लास की मुझे बस ये बात बहुत खराब लगती है कि बॉयज आपस में इतने इन्वॉल्व हैं कि कुछ सोच नहीं रहे। शट अप, ये रूल पढ़ लेना घर जाके। होने दो, कोई नहीं रोका है, 5। शट अप। लिसन, एक चीज यहां से और सीखो। ये तुमने रिजल्टेंट निकाला, ठीक है, उसके बाद उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। यहाँ भी रिजल्टेंट निकाल रहे हो, उसके बाद क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब तुम समझना मैं डायरेक्शन कैसे समझा रहा हूँ। अगर मान लिया दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते हो तो रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा, उधरी। जैसे मैं तुम्हारे 2 थप्पड़ एक डायरेक्शन में मार दूं तो तुम्हारा फेज जो है रिजल्टेंट की डायरेक्शन में घूम जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है। जैसे एक और एक सोर्स है तो ठीक है, कैसे घूम जाएगा, बिल्कुल। अब सुनो, मैं तुम्हारे 2 थप्पड़ अपोजिट डायरेक्शन में मार रहा हूँ, शट अप, वहाँ नहीं रहेगा। देखो मैंने मारा इधर से 6 न्यूटन का, इधर से 2 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट बिगर की डायरेक्शन में घूम जाएगा। और अगर मैंने इधर से क्या कर दिया, 6 न्यूटन और इधर से 2 न्यूटन, तो किधर के, तो इसका मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में 2 फोर्स लगते हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वो बिगर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ये लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू आप हमेशा ध्यान रखें और इनके आंसर्स डायरेक्ट देंगे। अब तुम्हारे पास इस रूल को मैं अप्लाई करवा रहा हूँ, चलो जरा देखो, बताओ भाई, इसकी डायरेक्शन वहां देखो, अरे इनवर्ट दिख रही है, वो तो दिख रही है, आउटवर्ड बोल दो। और ये, अरे बेवकूफ, हद कर दी, ये इनवर्ट है। अब इनके बीच एंगल बता दो, सबको पता है 180, इनवर्ट आउटवर्ड कितना, 180 में क्या किया था अभी, a माइनस बी, क्या किया था, लिख दूं यहाँ, v इक्वल्स टू a माइनस बी, मतलब v1 माइनस, कुछ नहीं, आंसर आ गया। 0 तब आएगा जब मैं दोनों थप्पड़ इक्वल फोर्स के मारूं। आ गया, v1 की वैल्यू रखनी आ सकती है, यहां से यहां कॉपी कर लोगे या वो भी सिखाऊं, v2 की वैल्यू रख लोगे, कितना, k i अपॉन माइनस, क्या कॉमन लोगे, k2i, ठीक है, और 1/, k की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में हो सकता है करंट भी दियो, रख लोगे, ये हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हो, वो भी रख लोगे। अब बस मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं कि इफ क्या हो, इफ a, जो हमें a दिख रहा है, ठीक है, वो क्या हो भाई, ग्रेटर हो किससे, b से, तो कौन बड़ा होगा, b1 बड़ा होगा या b2, a बड़ा हो b से,
देखो ए बड़ा है तो ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो, कम मिलेगा। तो ये बता रहा है B1 इज ग्रेटर देन B2। तुम हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना, ठीक है। तुम्हें क्योंकि जो 180 का केस है A माइनस बी वाला, उसमें B माइनस ए का भी स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन तुम हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉल। अब बता दो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी? B1 की डायरेक्शन। किधर है B1 की डायरेक्शन? वो देख लो मैडम, आउटवर्ड। तो B किधर हो गया भाई? किधर हो गया? ऐसे ही पढ़ना है बस। ये एक पहला कंडक्टर, ठीक है, इसमें करंट किधर है? ठीक है, लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, ये थोड़ा सा इधर बना देना। दूसरा कंडक्टर, ठीक है, करंट सेम है। तीसरा कंडक्टर ये रहा। उनका एक पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? इसमें z कोऑर्डिनेट दिया है, ये वाला x 0 है, y क्या है? 0 है। क्लियर है? अब x और y जब 0 है तो मैं इस पॉइंट की बात करूं ना, तो ये पॉइंट यहां होगा भाई, नेगेटिव x एक्सिस पर, तो नेगेटिव z एक्सिस पर दिया है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा? z एक्सिस। ये भाई एक्सिस जो होती है ना बच्चों, ये आर्बिट्रेरी होती हैं, मन चाहिए, तुम कहीं भी मान सकते हो, किसी को z, किसी को x, किसी को क्या y। तो मैं इसको z मान लिया और x इसको मान लूँ, बोलो इसको मान लेना, ठीक है। ये कौन हो गई? y ले लो, ये कौन हो गई? y, और ये कौन हो गई? खत्म करो। अब तुम ये बताओ, ये एक कंडक्टर, पहला कंडक्टर इसे बोलो, दूसरा ये है, और तीसरा, अब तुम इंडिविजुअली इन्हें मेजर करो। कॉन्सेप्ट बताओ कि जब कंडक्टर होता है, पॉइंट उसके अलोंग द लेंथ होता है, फील्ड 0, तीसरा सब केस हो गया। तो इसका मतलब कंडक्टर 1 के वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड आएगी B1 वो 0 आएगी। पहली कंडीशन खत्म होगी। पहली कंडीशन सबको पता चल गई। सिर्फ इसको देखो, बाकी को भूल जाओ। ये पॉइंट इस कंडक्टर की लेंथ के क्या है? अलोंग है। सेटिस्फाई हो तभी आगे बढ़ो, ठीक है। अब तुम इसको भूल जाओ, B1 0 हो गया। अब इसकी बात करूं, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली डिस्टेंस जरूर मेजर कर लो। ये a तो है, वो माइनस a है, बट ये बताता है नेगेटिव क्या? z एक्सिस का लॉन्ग है, बस ये बता। अब सुनो, मैं थोड़े से कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा रहा हूँ। ये जो कंडक्टर है वो क्या है? ये इतनी लेंथ का दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सही से विजुलाइज हो। सही है, चलो भाई फिर वही लगाओ। इसके वजह से यहाँ फील्ड है, ये लॉन्ग कंडक्टर है बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब 2 एंड इन्फिनिटी पर, 2 एंड। अब तुम्हें डिस्टेंस भी पता है, पता चल गई वैल्यू 2i अपॉन r, r की जगह ये कौन? B2, B2 इज k, r की जगह क्या आ जाएगा? ए आ गया, खत्म। अब थर्ड कंडक्टर देख लो, है? अब तुम थर्ड कंडक्टर देखो बेटा, ये देख रहे हो तुम, ये पॉइंट मान लो यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया? 2 एंड इन्फिनिटी पर, डिस्टेंस तो यही रखोगे, खत्म। इंडिविजुअली सोचो, ठीक है। अब इंडिविजुअली जब सोचोगे तो इसका मतलब B3 भी क्या आएगी भाई? K 2i अपॉन a, क्योंकि यही डिस्टेंस है, ठीक है। अब तुम्हारे पास 3 फील्ड है जिसमें से एक 0 है, एक क्या है? और तुम्हें पता ही सब वेक्टर होती, तो तुम वैसे तो ऐड करते हो सबको, उनको दिखाने से कोई फायदा ही नहीं है। जो 0 उसका क्या ही लिखना, ठीक है। तो B2 प्लस क्या? B3। अब तुम फील्ड्स की डायरेक्शन बताओ, B2 की और B3 की। सब लोग अपने राइट हैंड लाओ, ठीक है, चलो बताओ। B1 तो 0, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये देखो जरा, ये है थम, ये फिंगर, पहले सुनो, फिंगर्स किधर पॉइंट कर दें। ये क्या कर रहा है? थम्स अप थोड़ी ना करना है, ऐसे देखो, है आउटवर्ड। कौन है आउटवर्ड? B2। आउटवर्ड का सिंबल ये होता है। इसको बताओ जरा, डाउनवर्ड, सही है ना? तो तुम्हारे पास 2 डायरेक्शन आ रही है, ये कैसी है? जो है वो लिखना है तुम्हें, ये समझ लो। अब इसको तुम इस पॉइंट पर अगर दिखाओगे, ये क्या है बेटा? ये आउटवर्ड, ये पॉइंट है P, और उस पर वो आउटवर्ड है, और तुम्हें क्या दिखानी है? बोलो दूसरी, है ना?
ये वाली जो है वो कौन सी है, B2, ये कौन है, B2 है। किस पॉइंट की बात कर रहे हो तुम, और ये कौन है, B3, ये कैसी है, डाउनवर्ड। अब इनके बीच एंगल कितना है, तुम पेन लेके उठा के देख लो, ये आउटवर्ड, ठीक है, और ये दो वेक्टर है, एक दूसरे से 90 एंगल बना, लॉ पैराग्राम आ गया, √a² + b² + 2ab cos थीटा इज 90, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ देखनी पड़ेंगी तुम्हें, ये बात समझ लेना मेरी बात, ठीक है। तो तुम लिखोगे क्या b निकालने के लिए भाई, बोलो, B3, देखो तुम इतना लिख के छोड़ सकते हो, अगर तुम थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो तो तुम्हें पता है इनके बीच एंगल 90, ठीक है, तुम आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब पता हो गया कि B2 भी पता है, B1 दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो तुम 2 टाइम्स ऑफ रूट क्या लिख लो, बोलो B, इसका मतलब समझे तुम, B2 = B3 है, तो मैंने इस B3 को B2 लिखा, 2B2² हुआ, और B2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा। देखो तुम अब बड़ी क्लास में हो, ये कैलकुलेशंस अगर सेल्फ नहीं कर पाए तो तुम समझो बर्बादी की तरफ हो, ठीक है। आदत डालो करने की, ठीक है। मैं चाहूँ तो पूरा लिख दूँ, लेकिन सोचने पर तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ थोड़ा। तो B2 पता है तुम्हें, कहाँ से, वहाँ से, ठीक है, K, ठीक है, 2i, और ये √2 भी लिख लेना, 2√2i/a, K कॉन्स्टेंट की चाहो तो वैल्यू लिख देना, ठीक है। न्यूमेरिकल हो गया, करंट की वैल्यू दी नहीं है, तुम्हें आई दिया है, बस कोई बात ही नहीं, आंसर ही होगा, नोट करो। देखो इसके क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन चेक करते हैं और कुछ नहीं है, फॉर्मूले तुम्हें पता होते हैं, फॉर्मूले तुम्हें पता होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं बस। हाँ बच्चों, इधर इसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड सबको पता है, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, जिधर डायरेक्शन होती है आप उसी को लिखते हो। अब तुम इसको बताओ ये डायरेक्शन किधर है, कौन सी एक्सिस है बेटा, y, मतलब j, पॉजिटिव j, क्या पॉजिटिव। तब तुम इसे लिखोगे B2 और उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे K 2i/ क्या a, क्लियर, ठीक है। आगे चलो, इसका लिखो, अबे बेटा व्हाट इज द यूनिट वेक्टर फॉर दिस B3, सामने डायग्राम बनाए तब जनाब नहीं बता पा रहे, क्योंकि ध्यान, कंसंट्रेशन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। शर्म नहीं आती कभी कभी कि यार इतना इजी आंसर नहीं दे रहा हूँ। हमजा तुम बताओ, i², कौन सा i², करेक्टली बोलो बेटा। i² तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, -i²। कौन सी एक्सिस है ये, -x एक्सिस है, उसी का लॉन्ग तो है ये, ठीक है। तो क्या लिखोगे, -K 2i/a i², ये कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन, K 2i, ठीक है, अपॉन क्या, j² माइनस क्या, j² माइनस i², ठीक है। ये देखो आंसर लिखा है, हाँ वो लिखा नहीं पूरा, नोट करो इस वाले पार्ट को भी। और भैया ऑप्शन तो कैसे ही दे सकते हैं या, अब मैं कहूँ ये क्वेश्चन तुम्हारा करा हुआ है, क्या कह दूँ, करा हुआ, मैं नहीं कराऊंगा, तुम कर लो, तो तुम्हें कर लेना चाहिए। अगर तुम नहीं कर रहे हो, लिसन, तुम अगर नहीं कर रहे हो इसका मतलब तुमने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल नहीं की है। ये क्वेश्चन मैं 2 बार करा चुका हूँ, एक फोर्स में और एक फील्ड में, ठीक है। क्या था कॉन्सेप्ट सुनो, कि वो पॉइंट जिस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 लेना होता था, ठीक है, 2 सिमिलर चार्ज लिए थे, वो भी ध्यान होगा शायद वैल्यूज, एक कितने का, +9 कूलम और +16 कूलम लिया था। लाइक चार्जेस होते थे तो बीच में 0 होता था, हाँ 416, बीच में 0 होता था, या साइड से 0 होता था। साइड से 0 किसके करीब होता था, वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर हो, ठीक है। अब तुम पूरी ज़िंदगी क्या करते रहो, ना सीखो, तुम प्रोसीड करना कि भाई क्या मतलब फ्रेमिंग रहती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने, नहीं कर पाओ।
अब तुम्हारे पास यहाँ पर बोला गया कि वो पॉइंट फाइंड करो जहाँ पर क्या रिजल्टेंट फील्ड 0 है। अब फिर वही बात, तुम्हारे पास ऑप्शन हो गए, या तो तुम यहाँ पर ले लो, ठीक है, तुम या तो मिड में चेक करोगे, या उससे तुम्हारे पास लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि यार उसमें कॉन्सेप्ट आखिर कौन से यूज़ किए थे हमने। ठीक है बच्चों, तो जब हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग होगी तो हम आंसर दे पाएंगे भाई। अब सुनो, बीच में क्यों नहीं, बीच में इसलिए नहीं, अगर मैं तुमसे इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछूं एट दिस पॉइंट, तो बताओ जरा, दिख रही है ना, उसके वजह से देखो, ए अपवर्ड डाउनवर्ड, दोनों फील्ड डाउनवर्ड आ रही हैं, और वो दोनों ऐड हो जाएंगी, वो जीरो हो ही नहीं सकती भाई, दो फील्ड हो, ठीक है। अब अगर तुम्हारे दो थप्पड़ लगे एक ही डायरेक्शन में, तो तुम्हारा फेस क्या बीच में रहेगा, नहीं, उधर घूम जाएगा जिधर दोनों थप्पड़ का फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो वही कहानी यहाँ है बेटा, यहाँ भी जीरो, तो मतलब ये कंफर्म हो गया पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। अब कहाँ होगा, इधर या उधर, तो इधर उधर के लिए भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब I1 I2 को चेक करोगे, I1 इज व्हाट बेटा 5 एम्पियर, I2 इज, अब तुम्हारे पास मान लिया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या नहीं है, तो तुम इधर पॉइंट लेकर सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो एक दो बच्चों को ही पता रहेगा, क्योंकि मैंने ये तो बोल दिया था कि उसके तरफ लेते हैं जिधर स्मॉलर मैग्नीट्यूड होता है। अब वो भी किसी को अगर ये नहीं पता क्यों लेते हैं, तो भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। यही एक्चुअल फिजिक्स है जो तुम्हें टच करके जाती है बिल्कुल कि हाँ भाई उधर चाहिए, क्यों चाहिए, और ये 99% बच्चों को नहीं पता होता, इसीलिए फिजिक्स सबको टफ लगती है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो भाई, तुम उनमें किस कैटेगरी में आते हो, टफ वाली या इजी वाली, ठीक है। तो अभी हम डिसाइड करेंगे, मैं बताऊंगा क्यों नहीं, पहले देखते हैं उधर। तुम ये देखो, इसके वजह से वायर 1 की वजह से उस पॉइंट P पर फील्ड की मैं डायरेक्शन पूछ रहा हूँ बेटा। अब भाई हाथ मेरा वहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि भाई कानून का हाथ तो है नहीं इतना लंबा, तो तुम इमेजिन करो मैं यहीं पर है मेरा थंब और हैंड यहाँ आ गया, दिस इज व्हाट B1, क्या आ गई भाई B1। और आई थिंक सो कि B1 की वैल्यू सबको पता होती, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बच्चों, R = 6 मीटर, R = 6 सेंटीमीटर। इसको तुम मान लो x, क्या मान लो, अब तुम बस मुझे इसकी वैल्यू बता दो B1 की, बेटा B1 की वैल्यू बताओ। वायर उन्होंने बोला इनफाइनाइट लेंथ के 2I/R, सबको पता ही आना, ठीक है, क्या आना है, B1 इज, देखो K लिखोगे 2I1 बोल दो अपॉन R, R मीन्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वायर, 6 + x, तो 6 + ये डिस्टेंस आ खत्म, इतना सा तो है। फिर उस पर फील्ड बताओ इसके वजह से, ये देख लो, ये करंट इधर है अपवर्ड, क्लियर, दिस इज व्हाट B2, ये क्या है भाई B2, द वैल्यू ऑफ B2 इज K2I2 अपॉन क्या, क्योंकि इससे दूरी बताना, दो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन, एंगल 180 एंगल, तो फॉर्मूला वही √a² + b² + 2ab cos थीटा, बट cos थीटा इज 180 -1 a - b बन जाएगा, सही है। तो मुझे खुद बोले वो कि यार इस पॉइंट पर फील्ड 0 है, तो फाइंड द पॉइंट ना फ्रॉम द लाइन, ठीक है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तो मतलब 0 तभी हो सकता है कोई वेक्टर जब क्या हो, जब इक्वल एंड अपोजिट हो, जब इक्वल एंड अपोजिट हो। तो मैं क्या लिख दूं, फील्ड एट P इज 0 ना, ठीक है, तो B1 = व्हाट B2। अब जरा इसमें देखो उसका आंसर मिलेगा कि उधर ही क्यों लिया है। देखो B1 इज व्हाट K I1, ठीक है, अपॉन बाद में लिखूं, अभी लिखूंगा मैं I2 की वैल्यू बता दो ऐसे, 2, I1 की वैल्यू बताओ 5 लिख दो यहाँ। अब ये बताओ तुम एक बात, कौन बड़ा है इन दोनों में से, ये वाला बड़ा। अब तुम सोचो, मुझे जो डिस्टेंस डिसाइड करनी है डिनोमिनेटर, वो मुझे एक ऐसी डिस्टेंस रखनी है ये दोनों इक्वल हो जाए, क्योंकि जब तक इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, जब तक कैंसिल नहीं करें। अब बताओ, ठीक है, 2 से डिवाइड कर लो, चलो ये क्या है बच्चों 2,
और जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा 2 के, तो इसे किससे डिवाइड करूंगा कम से कम, तब जाकर इक्वल हो रहे हैं। और जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक कैंसिल नहीं करेंगे। और मुझे बोला गया है कि इन दोनों को इक्वल करके दिखाओ, तभी रिजल्टेंट फील्ड 0 आएगी। तो तुम्हें ये कंफर्म हो गया, इससे ज़्यादा से डिवाइड करूंगा और इससे क्या, ये तो कंफर्म यहाँ से हो गया, तब जाकर ये इक्वल होंगे। अब ज़्यादा से डिवाइड करना मतलब ये वो डिस्टेंस है किसकी, I2 वाले वायर की, उस पॉइंट से वो ज़्यादा लेनी होगी। मतलब ये डिस्टेंस मुझे क्या लेनी होगी, ज़्यादा, तो पॉइंट इधर रखना होगा। पॉइंट अगर मैंने पॉइंट इधर रख लिया तो डिस्टेंस तो कम हो जाएगी भाई, तो ये फिर 0 नहीं हो पाए। ठीक है, तो हम हमेशा किधर लेते हैं, जिधर मैग्नीट्यूड कम होता है, जिधर मैग्नीट्यूड, क्योंकि उधर ही हमें कम वैल्यू मिलती है तो कम से डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू ज़्यादा होती है उसे कम करना होता है तो ज़्यादा डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो अब मुझे ये पता चल गया, इसलिए अब समझ आई बात। ठीक है, अब मुझे पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 + x, उसकी कितनी है x, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x 12 + 2x। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 3x 12 एंड दिस इज व्हाट 4 क्या आ गया सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर तुम कायदे से पढ़ोगे तो। फाइंड करते हो। ए सुनो, ये इनवर्ड है और ये क्या है आउटवर्ड। ये डिस्टेंस सेम है, करंट दोनों में क्या है भाई, सेम है। लिखा है क्या है कहीं, ठीक है। इसमें भी क्या है आई, इसमें भी आई है, देखो ए, और इसमें भी आई। सबसे मेन चीज तो तुम्हें ये पता चल गया होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस और करंट सेम होने की वजह से ये जो फील्ड है वो और ये जो फील्ड है वो इक्वल होंगे। कंफर्म हो गया। अब ये फील्ड इसके वजह से किधर होगी, हो गई, उसके वजह से किधर होगी, डाउनवर्ड नहीं, 90 डिग्री। कितना, ये ध्यान रखना, 90 डिग्री बेंड करनी होती है, 90 डिग्री। तो इनके बीच एंगल क्या हो गया, पहले से एंगल दिया था ये 90, अब 90 इनके बीच आ गया। दो वेक्टर पता चल गए भाई, वेक्टर सम ही तो करना है। अब दो वेक्टर का वेक्टर सम करना है, मतलब बी पी पर, पी पॉइंट पर फील्ड चाहिए, तो किस किस की वजह से, एक पी पर आर के वजह से, ठीक है, और एक किसके वजह से, क्यू के वजह। बस ये तुम्हें पता है ना। अब ये दोनों इक्वल है ये भी पता है, तो इसका मतलब है तुम इसको क्या लिख दोगे भाई, 90 एंगल है। ये देखो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, मैं इसे चाहूँ तो सॉल्व करके लिख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आना चाहिए ये। अरे रुक जाओ ना, कुछ लोग नहीं। अच्छा चलो, a² + b² + 2ab cos 90 0 हो गया, ये आ गया। अब तुम्हें फिर बी पी क्यू लिखना है, आंसर आ गया। तुम एक लाइन में ही तो आ रहा है, ठीक है। तो बी पी क्यू का मतलब तुम सुनो जरा, √2 क्या भाई, दोनों एंड इन्फिनिटी पे, k 2i अपॉन दिस डिस्टेंस इज पी क्यू। मत लिखो अभी यार बार, तुम्हें तो ये डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी। अब ये दी नहीं है, ये तुम्हें निकालनी है। अब निकालने के लिए तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, 10th वेंथ इसीलिए पढ़ाया जाता है तुम्हें भाई। मिड पॉइंट है ये a/2 हो गया, ठीक है। अब ये a/2 हो गया, ये एंगल कितना हुआ बच्चों, ठीक है। तुम्हें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, इसको क्या मान लो r। अब तुम बताओ, एंगल दिया है, हाइपोटेन्यूज पता है, और क्या पता है तुम्हें, बेस पता है। नहीं निकाल सकते, cos थीटा लगा लो यार। तो cos 45 दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हें चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी, 1/√2, ठीक है। ये r चाहिए, उधर ले जाओ, इसे इधर ले आना भी, cos 45 1/√। अब सुनो, r को इधर ले गए, ठीक है, ये इधर आ गया, तो a√2 अपॉन 2, ये है r की वैल्यू। ये तुम पी क्यू की जगह रख दोगे, ठीक है। अब पी क्यू की जगह रखोगे, एक लाइन में तुम्हारा आंसर आए, k2i ओवर a/ क्या, 1√2 2√2 2 2 2 4 k 4ki अपॉन a। अब चाहो तो k की वैल्यू रख देना। दो लाइन में हो रहा है क्वेश्चन।